ये कहानी है लालची फ्रूट आइसक्रीम वाली। हवा में गूंजते आइसक्रीम वाली की मीठी आवाज सुनाई देती है। एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ बच्चे भागते दौड़ते आइसक्रीम वाली के पास जा रहे होते हैं। सूरज, गोलू और सीमा एक साथ खड़े हैं। देखो देखो, आइसक्रीम वाली आ गई, जल्दी चलो, मुझे फ्रूट आइसक्रीम चाहिए। तुम तो हमेशा वही खाओगे, थोड़ा चेंज करो ना, कभी कुछ और भी तो ट्राई करो। क्या चेंज करना यार, फ्रूट आइसक्रीम का कोई मुकाबला ही नहीं है, वही स्वाद, वही मजा। मुझे तो चॉकलेट वाली खानी है। देखो देखो, आइसक्रीम वाली आ गई। आइसक्रीम वाली अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ आती है और बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लोगे बच्चों, फ्रूट, चॉकलेट या वनीला? दीदी, मुझे तो मेरी हर रोज वाली फ्रूट आइसक्रीम चाहिए, उसका मुकाबला ही नहीं। अच्छा, तो क्या तुम सबको भी फ्रूट आइसक्रीम चाहिए? नहीं नहीं, मुझे फ्रूट आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे तो एक चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। फ्रूट तो मैं अपने घर पर भी नहीं खाता, तो फ्रूट वाली आइसक्रीम क्या खाऊंगा। हाँ, और मुझे भी आप वनीला दे दो। आइसक्रीम वाली तीनों को अपनी आइसक्रीम दे देती है। साथ में कुछ और चाहिए? एक और वनीला फ्री है। फ्री वाली लाइए, फिर तो मुझे दे दीजिए। ऐसे नहीं, पहले तुम एक और आइसक्रीम लो, तब एक और आइसक्रीम फ्री में मिलेगी। अरे वाह, क्या बात है, तो फिर 2 और दे दीजिए, हमें फ्री की आइसक्रीम चाहिए। तीनों बच्चों ने एक और आइसक्रीम ली और खुश होकर उसे खाने लगे। सूरज, गोलू और सीमा पार्क में बैठकर आइसक्रीम का आनंद ले रहे होते हैं। सूरज अपनी फ्रूट आइसक्रीम खाते हुए गोलू और सीमा से बात कर रहा होता है। ये आइसक्रीम वाली आइसक्रीम तो अच्छी बनाती है, लेकिन ये तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगती? अजीब मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ऑफर लेकर आती है। अभी अभी फ्री वाली बात कर रही थी, भला कोई फ्री में किसी को कुछ क्यों देगा? अभी तुम्हें ये बात अजीब लग रही है, और जब वो तुम्हें फ्री में आइसक्रीम दे रही थी, तब तुम दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। फ्री में ललचा जाते हो। तुम तो पुराने जमाने के हो यार, क्या पता उसका अच्छा इरादा हो। मुझे नहीं लगता सीमा दीदी की उस आइसक्रीम वाली में कुछ गड़बड़ है। मुझे तो कभी ठीक से भरोसा नहीं हुआ उस पर, लेकिन अब फ्री है तो खा लेते हैं। इसी बीच अर्जुन नाम का एक और बच्चा वहाँ आता है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कुछ स्पेशल है? स्पेशल तो कुछ नहीं, बस फ्री वाली आइसक्रीम ली थी। क्या फ्री वाली? अरे वो आइसक्रीम वाली तो एकदम हेरा फेरी वाली है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो कुछ भी कहते हो। नहीं, सच कह रहा हूँ। वो आइसक्रीम वाली हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। लोग उसकी आइसक्रीम खाते हैं, फिर कुछ अजीब सा होता है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है वो आइसक्रीम में कुछ ऐसा डालती है जो लोगों को इधर उधर कर देता है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? लोगों को इधर उधर कर देता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, सच। मुझे लगता है कि वो कोई जादू करनी है। सूरज, गोलू और सीमा उस दिन शाम को घर लौटते हैं, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं। यार, मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुमने आइसक्रीम ठीक से खाई थी? हाँ, खाई थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे कुछ उल्टा हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम्हें डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। तभी सूरज की तबीयत खराब हो जाती है। वो गिरते गिरते सोफे पर बैठ जाता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो सूरज की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो, हमें इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। तीनों सूरज को लेकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचते हैं। सूरज की हालत देखकर डॉक्टर तुरंत ही उसकी जांच करते हैं। क्या आपने कुछ अलग सा खाया है आज?
या बाहर से लेकर कोई सामान खाया है? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं, सिर्फ आइसक्रीम खाई थी। वो आइसक्रीम वाली जो मोहल्ले में आती है। मैंने सुना है कि उसकी आइसक्रीम में कुछ खतरनाक तत्व होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या सच में? हम कुछ टेस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सावधान रहने की जरूरत है। सूरज का चेकअप करवा कर और सूरज की दवाई लेकर वो सभी डॉक्टर के पास से वापस आते हैं और अब वो तय करते हैं कि उन्हें आइसक्रीम वाली के बारे में और अधिक जानना होगा। हमें उस आइसक्रीम वाली के बारे में सब जानना होगा। क्या पता सच में डॉक्टर अंकल की बात सही हो और उसकी वजह से ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। लेकिन वो बहुत चालाक है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे, हो सकता है कि वो बातों बातों में कुछ बता दे। हमें उस पर पूरी नजर रखनी होगी। वो रात को आइसक्रीम वाली की दुकान पर जाते हैं। आइसक्रीम वाली दुकान के बाहर खड़ी होती है और किसी को इशारा करती है, आओ आओ मेरी स्पेशल फ्रूट आइसक्रीम खाने के लिए आओ। आए हो तो तुम लोगों को कुछ नया चाहिए। हम यहाँ पर आइसक्रीम खाने नहीं आए, हम तो ये जानने आए हैं कि तुम्हारी आइसक्रीम में क्या है। हमें सब कुछ पता चल चुका है। पता चल चुका है? अच्छा, तो फिर मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता चल गया है। हम जानते हैं तुम्हारी आइसक्रीम में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? क्या तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? मेरी फ्रूट आइसक्रीम खाकर तो यहाँ सभी लोग खुश हैं, फिर तुम क्यों परेशान हो? तुम सब 2-2 आइसक्रीम खरीदो और एक मुफ्त में ले जाओ, इसमें गड़बड़ क्या है? यार ये तो बहुत चतुर है, पहले तो सबको खुश करके निकल जाती है और अब हमें बातों में फंसा रही है। पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है। अब भी वो फ्री वाली आइसक्रीम की बात कर रही थी, शायद सच ही कह रहा था अर्जुन। चलो चलकर उससे कुछ और सवाल करते हैं। हम यहाँ सिर्फ उसे देख ही नहीं सकते, हमें कुछ जानना भी होगा। अगर हमें इसके बारे में कुछ पता चला ना, तो हम सब कुछ पुलिस को जाकर बता देंगे। तीनों ने तय किया कि वो उसके बारे में और पूछताछ करेंगे। वो इधर उधर खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ बर्फीली ठंडी आइसक्रीम का मजा लो। आज तुम मुझसे आइसक्रीम क्यों नहीं खरीद रहे हो? तुम सच सच बताओ कि तुम्हारी आइसक्रीम में क्या है? तुम्हारी आइसक्रीम खाकर सूरज की तबीयत खराब हो गई है। तुम जरूर अपनी फ्रूट आइसक्रीम में कोई ना कोई गड़बड़ करती हो। तुमसे क्या मतलब? तुम नहीं चाहती हो तो मत खाओ। सबको अपनी खुशी चाहिए, तो क्या तुम सबका दिमाग खराब करने आई हो? लोगों को मेरे यहाँ की आइसक्रीम पसंद है तो खाते हैं। तुम्हारे दोस्त की तबीयत खराब किसी और वजह से हुई होगी और मेरा नाम तुम लगा रही हो। क्या तुम सब बच्चों को लगता है कि तुम कुछ जान पाओगे? तुम लोग कितने भोले हो। सूरज, गोलू और सीमा कुछ देर चुप रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह साफ नजर आता है। उस समय तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सूरज और उसके दोस्त तय करते हैं कि उन्हें और अधिक गहरे में जाकर आइसक्रीम वालों का रहस्य उजागर करना होगा। हमारे पास एक आइडिया है, हमें आइसक्रीम वाली को फॉलो करना चाहिए। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रही है तो वो किसी और जगह पर भी जा सकती है जहां उसे कोई ना दिखता हो। पर हम उसे फॉलो करते हैं और वो हमें पकड़ लेगी तो क्या होगा? अगर वो जादू करनी है तो हम उस पर पूरी तरह से नजर रखेंगे। हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों दोस्त प्लानिंग करते हैं और आइसक्रीम वाली के पीछे जाते हैं। आइसक्रीम वाली अपनी छोटी सी आइसक्रीम वाली गाड़ी में बैठकर उस दिन एक अलग दिशा में चलने लगती है। सूरज, गोलू और सीमा उसे दूर से फॉलो करते हैं। क्या तुमने देखा है वो कहाँ जा रही है? लेकिन ये इस दिशा में क्यों जा रही है? चलो, हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर वो किसी से मिल रही है तो हमें पता चलना चाहिए। आइसक्रीम वाली कुछ दूर तक धीरे धीरे अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी चलाते हुए एक पुराने घर के पास रुक जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। क्या वो यहाँ रहती है? हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। लेकिन अगर हम अंदर गए और उसने हमें देख लिया तो? और गांव वाले तो कहते कि ये घर किसी जादूगरनी का है। कहीं ये आइसक्रीम वाली ही तो जादूगरनी नहीं है? अरे कुछ नहीं होगा,
अगर वो हमें देख भी लेगी तो ज्यादा से ज्यादा हमें डांट लगा देगी और क्या करेगी। तीनों दोस्त चुपचाप घर के पास पहुंच जाते हैं और खिड़की से झांकते हैं। तभी उन्हें अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। देखो, वो किसी से बात कर रही है। क्या ये कोई जादू करने का स्थान हो सकता है? अबे हम कुछ भी कह नहीं सकते सीमा दीदी, जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चल जाएगी कि यहाँ पर कौन रहता है और ये आइसक्रीम वाली यहाँ क्यों आई है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वो तीनों फिर से वापस आते हैं और अगले दिन आइसक्रीम वाली से पूछने का और मौका ढूंढते हैं। वो तय करते हैं कि आइसक्रीम वाली के पास जाएंगे और उसके घर के बारे में उससे सीधे सवाल करेंगे। पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, वो हमें सब बताने वाली नहीं है। तुम खुद ही सोचो ना, अगर वो कोई गड़बड़ कर रही है तो हमें क्यों बताएगी? सीधे सीधे जाकर उससे सवाल पूछने का कोई मतलब थोड़ी ना है। हमारी अब एक आखिरी कोशिश होनी चाहिए, हमें उससे दबाव में लाना होगा। लेकिन वो हमें बातों में फंसा लेगी और किसी की बात का ठीक से जवाब नहीं देगी। आइसक्रीम वाली फिर से अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी के साथ बच्चों के पास आ जाती है। वो पहले ही की तरह मुस्कुराती है और सबको खुश करती है। तो सब फिर से आ गए मेरी फ्रूट वाली आइसक्रीम खाने के लिए। तो बताओ, तुम लोगों को कितनी आइसक्रीम चाहिए? हमें तुम्हारा सच चाहिए। हमें बताओ कि तुम क्या कर रही हो। ये हर रोज तुम लोग क्या बोल रहे हो? पता नहीं किस सच के बारे में बात कर रहे हो। अगर आइसक्रीम खरीदनी है तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकती। एक तो गड़बड़ करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो। देखो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए मुझे थोड़ा जादू करना पड़ता है और उस जादू से उनकी इच्छा पूरी होती है। आइसक्रीम वाली की बात सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। क्या इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था? तुम सच में जादूगरनी हो? तब तो तुम हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती हो। मैं वो हूँ जो तुम समझ नहीं सकते। जादू करने से किसी की इच्छा पूरी होती है, लेकिन उसकी कीमत भी होती है। तीनों दोस्त अब बहुत परेशान हो चुके थे। वो घर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो आइसक्रीम वाली का सामना करेंगे और हर हाल में उसे रोका जाएगा। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि ये चीज पूरी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें कुछ करना ही होगा। हमें किसी की मदद लेनी होगी, वरना वो अपने जादू से लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम सच कह रहे हो। हमें सबको ये बताना होगा कि वो सिर्फ जादू से लोगों को अपने वश में करती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। हमें सब कुछ बहुत सावधानी से करना होगा, जिससे उसे कुछ पता न चले। आखिरकार सूरज, गोलू और सीमा ने अपनी प्लानिंग की और मोहल्ले के बच्चों को आइसक्रीम वाली से बचाने की ठानी। वो अब मिलकर आइसक्रीम वाली का सामना करते हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब तो तुम्हें मेरा सच भी पता चल गया, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हम तुम्हारी सच्चाई हर हाल में सबके सामने ला कर रहेंगे। तुम्हारा जादू हम बच्चों के लिए सही नहीं है। हम जानते हैं कि तुम हर रोज हमें ये जादुई फ्रूट आइसक्रीम खिलाकर धीरे धीरे अपने वश में करना चाहती हो। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। मेरे पास वो शक्ति है जो तुमसे बहुत बड़ी है। हमें ये साबित करना होगा कि हम किसी भी जादू से ज्यादा मजबूत हैं। आइसक्रीम वाली की दुकान के पास सूरज, गोलू और सीमा ने एक नया प्लान बनाया। उन्हें अब और सावधानी से काम करना था। वो आइसक्रीम वाली के जादू के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। सिर्फ हम उसका सामना नहीं कर सकते, हमें एक प्लान बनाना होगा। वो हमें अगर जादू से फंसा देती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो। हमें समझना होगा कि वो जादू कैसे करती है, वो हर किसी को किस तरह से प्रभावित करती है।
उसका जादू बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर हम ध्यान से काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं। मैंने सुना है कि जादूगरनी का जादू तभी असर करता है जब वो अपनी शक्ति से पूरी तरह से जुड़ी होती है। अगर हम उसके जादू को तोड़ सकते हैं तो वो हार जाएगी। तीनों बच्चे उस दिन आइसक्रीम वाली की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो उसे ध्यान से देखे कि वो किस तरह से अपना जादू करती है। अरे तुम लोग फिर से यहाँ आ गए, तुम मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो? तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? क्यों तुम बच्चों को जादू के जाल में फंसा रही हो? आखिर तुम जादुई आइसक्रीम खिलाकर हम बच्चों के साथ क्या करना चाहती हो? तुम सब बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उनकी इच्छाएं पूरी करती हूँ। लेकिन तुम लोगों को नियंत्रित करती हो। क्या तुम नहीं समझती कि ये गलत है? बेवकूफ बच्चों, मैं जब सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर उन्हें अपने वश में करूंगी और फिर उन्हें अपने मालिक को दे दूंगी। तुम अगर चाहो तो मुझे रोक सकते हो, लेकिन याद रखो जादू की ताकत सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें भी जादू सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। तीनों बच्चों का चेहरा और भी अधिक गंभीर हो जाता है। उन्हें अब आइसक्रीम वाली की शक्ति का मुकाबला करने के लिए सही रास्ता खोजने की जरूरत थी। तीनों बच्चे आइसक्रीम वाली से दूर जाकर इस बात पर चर्चा करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है, वो हमें अपनी और खींच सकती है। अगर हम हाँ करते तो वो हमें भी अपने चंगुल का हिस्सा बना सकती है। हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा। अगर वो अपनी जादुई शक्ति को इस्तेमाल कर रही है तो हमें भी अपनी ताकत दिखानी होगी। क्या तुमने देखा, वो जब हमारे पास आई थी तब उसने हमसे कुछ नहीं छिपाया। मुझे लगता है कि वो हमें टेस्ट कर रही थी। हाँ, शायद वो ये देख रही थी कि हम उसके जादू को समझ सकते हैं या नहीं। तो हमें बस उसके जादू को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि वो कौन से जादू का इस्तेमाल करती है और वो किस मालिक की बात कर रही थी। अगले दिन सूरज, गोलू और सीमा फिर से आइसक्रीम वाली के पास जाते हैं। वो अब पहले से ज्यादा होशियार और सावधान होते हैं। अरे फिर से आ गए हो, क्या चाहिए? क्या फिर से तुम लोग मेरे जादू के बारे में जानने आए हो? तुम हमें बताओ तुम्हारा जादू कैसे काम करता है। क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम समझ सको? ये एक बहुत पुरानी ताकत है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस अपने मालिक का काम कर रही हूँ। आखिर तुम्हारा ये मालिक कौन है और तुम क्यों बच्चों को ज्यादा आइसक्रीम खिलाकर अपने मालिक को सौंपना चाहती हो? अरे मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन जादू का असर सिर्फ इच्छा के साथ होता है। जब किसी की इच्छा पूरी होती है तो उसका दिल एक विशेष ताकत से जुड़ जाता है और मैं वही ताकत पैदा करती हूँ। बच्चे मेरे पास अलग अलग इच्छाएं लेकर आते हैं और मैं अपनी जादुई आइसक्रीम से उन्हें पूरा कर देती हूँ। अब जब उन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? उन लोगों को आइसक्रीम वाली की गोलमोल बातें कुछ समझ नहीं आती। सूरज, गोलू और सीमा समझ जाते हैं कि आइसक्रीम वाली का जादू लोगों की इच्छाओं से जुड़ा है। वो जानते हैं कि यदि वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो वो उसे हरा भी सकते हैं। तीनों बच्चे मिलकर एक रणनीति बनाते हैं। अब वो अपनी इच्छाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वो आइसक्रीम वाली के जादू से प्रभावित ना हो सके। हमें अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना होगा, तभी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। मैं समझता हूँ हमें अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। चलो हम इसे आजमाते हैं और सब बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं।
सब बच्चे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और आइसक्रीम वाली उनकी भावनाओं को देखकर चौंक जाती है। आइसक्रीम वाली ये देखती है कि उसके जादू का असर बच्चों पर नहीं हो रहा और अब कोई भी उससे आइसक्रीम नहीं खरीद रहा और ना ही उसकी कोई बात सुनकर उसकी बात मान रहा है। अब वो परेशान हो जाती है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। तुम्हें ये कैसे हो रहा है? तुम मेरे जादू को कैसे हरा सकते हो? तुम सब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? हमारी इच्छाओं को कोई जादू नहीं बदल सकता। हम अपनी सोच और विश्वास पर कायम हैं। तुमने बहुत गलत किया आइसक्रीम वाली। अब तुम्हारे जादू को तोड़ने में हम सफल हो चुके हैं। अब हम तुम्हें तुम्हारी ताकत को नष्ट कर देंगे। सब बच्चे मिलकर अपनी इच्छा शक्ति से आइसक्रीम वाली का जादू तोड़ देते हैं और वो अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। आइसक्रीम वाली हताश होकर गिर जाती है। बच्चे उसे एक जाल में कैद कर लेते हैं। अंत में आइसक्रीम वाली अपनी शक्ति खो देती है और बच्चों से कहती है, तुम सच में जीत गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी को भी अपनी जादू के जाल में नहीं फंसाऊंगी। ये हमारी जीत नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने की जीत है। हम लोग तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमसे वादा करोगी कि आज के बाद अपने जादू का इस तरह इस्तेमाल नहीं करोगी और किसी भी बच्चे को अपने मालिक को नहीं दोगी। हमने तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। अब तुम अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। तुम्हारी आइसक्रीम का स्वाद तो अच्छा था, लेकिन अब तुम भी सच्चाई और अच्छाई की ओर बढ़ सकती हो। आइसक्रीम वाली ने सिर झुकाया और बच्चों की बात मानी। अब वो सबके साथ अच्छा जीवन जीने की कोशिश करने लगी। कहानी का ये अंत एक संदेश देता है कि जब अपने मन की इच्छाओं और लक्ष्यों को आप समझते हैं तो उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी जादू या बाधा हमें रोक नहीं सकती। सूरज, गोलू और सीमा ने भी अपनी शक्ति, समझदारी और सामूहिक प्रयास से आइसक्रीम वाली के जादू को हराया और सबके जीवन को एक नया मोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कहानी है गर्मी में असली नींबू पानी वाला। हफ्ते भर में कितने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। अच्छा हुआ सुबह ही कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। सारे कपड़े धुल गए हैं। अब जाकर अंदर का काम निपटा लेती हूँ। सुमित्रा आंगन में ढेर सारे कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए डालकर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि उसका पति मोहन टेबल फैन की ठंडी हवा के सामने खराटे मारते हुए सो रहा है। हे भगवान, 10 बज गए हैं। ये आदमी भी ना अभी तक सो रहा है। कितना सोता है दिन भर में। कहीं पिछले जन्म में कुंभकर्ण तो नहीं था ये? अरे सुनिए, उठिए भी, 10 बज चुके हैं। उठने का इरादा है या नहीं? अरे उठ रहा हूँ, सोने दो। इतनी अच्छी नींद आ रही है, परेशान मत करो। हे भगवान, क्या करूँ इस आदमी का? सिर्फ खाने और सोने के अलावा इसे कुछ और कोई सूझता ही नहीं है काम। लगता है अब यही तरीका अपनाना पड़ेगा। सुमित्रा आंगन से बाल्टी भरकर पानी लाती है और मोहन के ऊपर डाल देती है, जिससे मोहन घबरा कर उठता है। क्या हुआ? सुनामी आ गई क्या? मैंने तुम पर पानी डाला ताकि तुम उठ जाओ। घड़ी देखो, कितना समय हो गया है। सारे लोग अपने काम पर चले गए हैं। एक तुम हो जो खराटे मारते हुए पड़े हुए हो अभी तक। तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या? उठो और जाकर नहा धो लो। 4 दिन हो गए तुम्हें नहाए हुए। कैसे आदमी हो? बाहर देखो कितनी सड़ी गर्मी हो रही है और 4 दिन में नहीं नहाते हो। जल्दी से नहा कर आओ, फिर नींबू पानी की तैयारी भी करनी है। अरे यही तो मौसम है पैसे कमाने का और इसमें भी तुम्हें आलसपन करना है। कैसे बनाऊं नींबू पानी? नींबू भी खत्म हो गए, काला नमक भी नहीं है और बर्फ, उसे तो लाने के लिए मुझे उस बिरजू की दुकान पर जाना पड़ेगा। अभी सब सामान के लिए मैं इतनी कड़ी धूप में बाहर कैसे निकलूं? हाँ, तुम तो किसी राज्य के राजकुमार हो ना, जो धूप में निकलते ही काले पड़ जाओगे। चुपचाप से जाओ सामान लाने। सुमित्रा, तुम मेरी पत्नी हो, अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जाकर सामान ले आओ ना। मैं जाऊं?
नींबू पानी बेचने का काम किसका है? तुम्हारा है। मेरा कहो तो ठेला लेकर भी मैं ही निकल जाती हूँ बेचने के लिए। अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं चला जाऊंगा। तुम जाकर सामान ले आओ ना, फिर मैं नींबू पानी बेचने के लिए चला जाऊंगा। फिलहाल मेरे लिए नाश्ता बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बना रही हूँ नाश्ता। कम से कम जाकर नहा तो लो पहले। अरे क्या ही नहाना, तुमने नहला तो दिया। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बुरा काम किया होगा, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। सही कह रही थी मेरी सारी सखियाँ, तुमसे शादी ना करूं, लेकिन मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। सुमित्रा जल्दी से चूल्हा जलाती है और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अपने पति को नाश्ता देकर वो कड़ी धूप में सुमित्रा नींबू मसाले और बर्फ लेने के लिए निकल जाती है। घर आते ही सुमित्रा अपने ठेले पर रखे बड़े से मिट्टी के बर्तन में बर्फ डालकर उसमें ढेर सारा पानी मिला देती है और जैसे ही कमरे में आती है तो वो देखती है कि मोहन दोबारा सो रहा है। जितना ये आदमी सोता है ना, उसे देखकर तो लगता है कि एक दिन कोमा में ही चला जाएगा। उठिए, फिर से सो गए क्यों? अरे जल्दी उठिए। भाग्यवान, तुम तो सोने ही नहीं देती हो। क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरी नींद से? रात में खुले सांड की तरह सोते हो। मैं कुछ कहती हूँ क्या? जो दिन में भी तुम्हें सोना है। सामान ले आई हूँ, जाओ जाकर नींबू पानी बेचो। सामान ले आई हो तो नींबू पानी बना भी देती। अब सब मुझे ही करना है तो तुम्हारे घर में क्या ही काम है? निकल जाओ यहाँ से, मैं नींबू पानी बनाकर बेच आऊंगी खुद। अरे कुछ काम भी होता है तुमसे? इतना आलसपन ठीक नहीं है। एक दिन अपने आलसपन से बहुत पछताओगे तुम। क्या भाग्यवान, क्या तुम अपने पति देव के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पति देव नहीं हो तुम, राक्षस हो राक्षस। अब सुमित्रा बाहर जाकर ठेले पर नींबू पानी बेचने के लिए सारी तैयारी कर लेती है और दोबारा जैसे ही कमरे में आती है तो देखती है कि फिर से उसका पति सो गया है। मन तो करा है इसे उठाकर बाहर सड़क पर फेंकाऊं, लेकिन ये तो सांड जितना भारी है, मुझसे तो हिलेगा भी नहीं। जैसे तैसे करके सुमित्रा मोहन को उठाती है। मोहन कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर जाने लगता है तो वो देखती है कि शाम होने को आई है। अरे अब दरवाजे पर खड़े रहोगे क्या? जाओगे भी? अगर तुमसे चला भी नहीं जा रहा तो बोलो, तुम्हें गोद में उठाकर बाहर ले जाऊं। भाग्यवान, जरा बाहर तो देखो, शाम होने को आई है। नींबू पानी तो लोग दोपहर में पीते हैं, शाम में कौन ही पिएगा। छोड़ो, मैं कल इसे बेच आऊंगा। क्या कहा तुमने? कल जाओगे बेचने के लिए? और आज जो मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, इतनी दूर जाकर मैं सामान लेकर आई हूँ, नींबू पानी बनाया, और अब इसको बेचने के बाद तो शाम ही हो गई है। तो नींबू पानी भी तो इंसान धूप में ही पीता है। अब इतनी ठंडी ठंडी शाम में कौन ही नींबू पानी पिएगा? तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। अपने पति पर भड़क सुमित्रा अब रात के खाने की तैयारी करने लग जाती है। वहीं मोहन आराम से आंगन में खाट बिछाकर अपने मोहल्लों के दोस्तों से बातें करने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन होते ही सुमित्रा सुबह जल्दी उठ जाती है। नींबू पानी की सारी तैयारियां कर अपने पति को उठाने लगती है। हे भगवान, ये आदमी तो आज उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे मोहन उठो, लगता है ये आदमी ऐसे नहीं उठेगा। सुमित्रा आंगन में झाड़ू लेकर आती है और अपने पति मोहन को फेंक कर मारती है। वही मोहन झाड़ू की मार से उठने की बजाय उसे गले लगाकर सोने लगता है। हे भगवान, कैसा आदमी है! झाड़ू फेंक कर मारी है मैंने इसे, लेकिन उठने की बजाय इसे तो झाड़ू ही गले को लगाकर सो गया है। अब दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। सुमित्रा पैर से चप्पल निकालती है और मोहन को फेंक कर मारती है। चप्पल पड़ते ही मोहन घबरा जाता है। क्या हुआ? ये चप्पल मेरे पास कहाँ से आई? किसकी हिम्मत जिसने मुझे चप्पल मारी? नाम बताओ मुझे उसका, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी पत्नी सुमित्रा ने मारी है, बताओ अब क्या करोगे? तुमने मारी है? कोई बात नहीं। मैंने तो सुना है कि पत्नी जब चप्पल फेंक कर मारे तब भी उसमें उसका प्यार होता है। तुमने तो मुझसे प्यार किया है ना, इसीलिए मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा। 8वीं फेल आशिक, उठो और जाकर नींबू पानी बेचो। सारी तैयारियां कर ली है मैंने नींबू पानी की, और बाहर धूप भी हो रही है। अब इस धूप में तो लोग नींबू पानी पियेंगे ना। वो तो है, पियेंगे ही, लेकिन देखो तो
बाहर कितनी ज्यादा धूप हो रही है। इस धूप में अगर मैं बाहर निकला और मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? इतने हट्टे खट्टे हो, ये धूप तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगी। अब जा रहे हो या नहीं? अभी तो सिर्फ चप्पल और झाड़ू फेंक कर मारी है, अब सीधा बेलन फेंक कर मारूंगी। भाग्यवान तुम, बिना फालतू में इतना गुस्सा करती हो। कम से कम नाश्ता तो दे दो। मोहन नींबू पानी का ठेला लेकर उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। मुश्किल से मोहन ने अभी अपनी गली ही पार करी थी कि तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसके नीचे मोहन अपना नींबू का ठेला लेकर बैठ जाता है और पेड़ की छांव का आनंद लेता है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। बाप रे बाप, कैसी जल्लाद पत्नी मिली है मुझे। घर में रखने के बजाय बाहर इतनी कड़ी धूप में नींबू पानी बेचने के लिए भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ ये बड़ा सा पेड़ है, वरना मैं तो इस कड़क धूप में कबाब की तरह भुन जाता। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के छांव के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी उस चुड़ैल ने सुबह से जल्दी उठा दिया, नींद भी पूरी नहीं हो पाई। मोहन उस पेड़ की छांव के नीचे अभी लेटा ही था कि तभी नींबू पानी पीने के लिए एक ग्राहक मोहन के पास आता है। अरे भाई साहब, कैसा दिया है नींबू पानी? बताओ कैसे चाहिए आपको नींबू पानी? जैसे मांगोगे वैसे दे देंगे। मेरा मतलब है कितने का है गिलास? आपको कितने वाला चाहिए? अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम तो उल्टा मुझसे सवाल करने में लगे हुए हो। एक काम करो, 10 वाला गिलास बना दो। भाई साहब, अब सवाल नहीं करेंगे और नींबू पानी में कुछ कमी हो गई तो आप तो हमें ही बोलेंगे ना। एक काम करिए, ये गिलास लीजिए और सामने जो नलका लगा है उसमें से जरा इसे धोकर ले आइए। वो क्या है ना, थोड़ी मिट्टी लग गई है इस पर। ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम धोकर लाओ गिलास, मैं क्यों धोऊंगा भला? अरे भाई साहब, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है इसीलिए कह रहा हूँ। अब क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? मोहन की बात सुन ग्राहक सामने लगे नलके से गिलास धोकर ठेले पर रख देता है, जिसके बाद अब मोहन उस ग्राहक को नींबू पानी देता है। मैंने तुमसे नींबू पानी मांगा था, खाली नींबू नहीं। इस नींबू का क्या करूंगा मैं? अपने मुंह में थोड़ी ना निचोड़ूंगा। अरे मुंह में नहीं निचोड़ना है, बल्कि इस गिलास में निचोड़ना है। अभी तो मैंने बताया कि मेरे हाथ में दर्द है। अरे हाथ में दर्द है या तुम अपने आलस की वजह से ये कर रहे हो? छोड़ो मुझे तो, वैसे भी नींबू पानी पीने से मतलब है। वो ग्राहक गिलास में नींबू को निचोड़ देता है और आलस से भरा मोहन सिर्फ मटके के अंदर से ठंडा पानी उस गिलास में डालकर ग्राहक को पीने के लिए दे देता है। कैसा लगा नींबू पानी? बढ़िया है ना? लाओ मेरे 10 रुपए दो। काहे के 10 रुपए? देखा जाए तो आधे से ज्यादा नींबू पानी तो मैंने ही बनाया है। ऐसे कैसे? नींबू मेरा, मसाला मेरा, पानी मेरा, तुमने तो बस गिलास धोया और उसमें नींबू मैंने ही निचोड़ा है ना। भाई साहब, मजाक कर रहा हूँ। आपके 10 रुपए खाकर कौन सा अमीर बन जाऊंगा? ये लीजिए आपके 10 रुपए। इतना कहकर वो ग्राहक मोहन को 10 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब मोहन दोबारा पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर में 3-4 ग्राहक मोहन के ठेले पर नींबू पानी पीने के लिए आते हैं। भाई साहब, एक गिलास नींबू पानी तो बनाना। मेरे में चीनी मत डालना, बिल्कुल खट्टा खट्टा कर देना। हमारे लिए 2 गिलास नींबू पानी, थोड़ा मसाला एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। अरे ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हो जैसे मैं नींबू पानी की टंकी लेकर बैठा हूँ। अरे नहीं है नींबू पानी, खत्म हो गया है। अरे अभी तो लोगों ने नींबू पानी बेचना शुरू किया है और अभी खत्म हो गया। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है नींबू पानी? अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपना नुकसान करवाऊंगा। जब कह रहा हूँ कि नहीं है नींबू पानी, खत्म हो गया है तो खत्म हो गया। किसी और के पास जाकर पी लो भैया, मुझे सोने दो। बड़ा अजीब नींबू पानी वाला है, लगता है इसे अपनी कमाई प्यारी नहीं है। चलो किसी और नींबू पानी वाले के पास चलते हैं। मोहन के ठेले पर आए सभी ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बड़े आए थे नींबू पानी पीने वाले। अरे आप लोगों को नींबू पानी बनाकर दूं या अपनी नींद पूरी करूं?
मोहन शुरू से ही काफी ज्यादा आलसी भरा हुआ था। यहाँ तक कि कमाई का एक जरिया भी वो भी मोहन से ठीक नहीं हो रहा था। लोगों को नींबू पानी पिलाकर ही मोहन और सुमित्रा का गुजारा चलता था, लेकिन अपने आलस के चलते मोहन लोगों को नींबू पानी भी नहीं बेच पा रहा था। पूरे दिन भर में मोहन सिर्फ 30 से 40 रुपए की कमाई कर पाता है, और जब शाम को पैसे लेकर आता है और सुमित्रा को देता है कि तभी सिर्फ 40 रुपए ही निकले हुए हैं नींबू पानी बेचने के लिए, और सिर्फ 40 रुपए की कमाई है। क्या करूं भाग्यवान, आजकल तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। क्या बताऊं तुम्हें, कितनी कड़ी धूप में कहां नींबू पानी का ठेला लेकर भटका हूं मैं। इतनी कड़ी धूप में अगर नींबू पानी का ठेला लेकर मोहल्ले से बाहर भी निकलते हो ना, तो वहीं 200 से 300 की कमाई हो जाती है। मुझे तो लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं तो नींबू पानी बेचने के लिए जरूर किसी पेड़ की छांव के नीचे आराम से पार्क में आराम कर रहे होंगे, वरना तो मैं तो ना मान सकती। इतनी कड़ी धूप में क्या लोग नींबू पानी नहीं पियेंगे? सच सच बताओ, तुमने क्या गफलेबाजी की है? भाग्यवान, तुम मेरी पत्नी हो या पुलिस ऑफिसर, कितना शक करती हो। अरे थोड़ी पढ़ाई कर लेती तो आज एक अच्छी पोस्ट पर होती। भला मैं नींबू पानी क्यों नहीं बेचूंगा, जब मुझे पता है कि नींबू पानी को बेचकर ही मेरा गुजारा चलेगा। कल मैं अलग अलग जगह पर जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो और जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं जब तक हाथ धोकर आता हूँ। मोहन बड़ी आसानी से सुमित्रा से झूठ कह देता है, लेकिन सुमित्रा भी मोहन के रंग ढंग से वाकिफ थी, इसलिए वो समझ गई थी कि मोहन झूठ कह रहा है। अगले दिन सुमित्रा अब खुद ही नींबू पानी की तैयारी कर लेकर नींबू पानी का ठेला निकल जाती है। ये तभी मोहन सुमित्रा को देख लेता है। अरे सुमित्रा, ये तुम नींबू पानी का ठेला लेकर कहाँ जा रही हो? आपको तो नींबू पानी बेचना ही नहीं है, बस पूरा दिन आराम करना है। अरे कोई तो इतना आलसी कैसे हो सकता है कि अपनी रोजी रोटी का भी ध्यान ना दे। आप आराम करिए, चलिए जाइए, मैं चली जाती हूँ नींबू पानी बेचने। हमारे घर की औरतें काम नहीं करती हैं, तुम तो मोहल्ले भर में नाक कटवाओगे मेरी। अरे छोड़ो, 2 मिनट आराम ना कर लूं मैं? अंदर जाओ तुम, जा रहा हूँ मैं नींबू पानी बेचने के लिए। नुक्कड़ पर जाकर रुक मत जाना, पीछा करूंगी मैं तुम्हारा। अगर मुझे मोहल्ले में कहीं पर भी नजर आ गए ना तुम, तो तुम्हारी शामत है, समझ लेना। सुमित्रा के डर से अपने नींबू पानी के ठेले को लेकर वो काफी दूर चला जाता है और एक बाग के बाहर ठेला लगाकर पेड़ की छांव में सोने चला जाता है कि तभी एक आदमी मोहन के नींबू पानी के ठेले के पास आता है। अरे लगता है ठेले वाला सो रहा है, यही मौका है, इसके गले में जितने भी पैसे हैं चुरा लेता हूँ। मोहन के सोने का फायदा उठाकर वो आदमी उसके गले में रखे 100-150 रुपए उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा आज आसपास के बड़े बड़े कोठियों में काम ढूंढने के लिए गई होती है। कड़ी दोपहर का समय था। सुमित्रा काम ढूंढकर घर लौट ही रही थी कि तभी ज्यादा धूप और गर्म लू लगने की वजह से सुमित्रा की काफी तबीयत खराब हो जाती है और वो घर जाकर आराम करने लगती है। वहीं मोहन जब उठता है और अपना गला देखता है तो उसमें पैसे ना पाकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है। मेरा गल्ला किसने खोला है? अरे कोई आया था क्या? मेरे पैसे चुरा कर ले गए। अब मैं क्या करूं? अगर सुमित्रा को ये बात पता चलेगी तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। शाम हो चुकी थी और अब कोई भी मोहन के ठेले पर नींबू पानी पीने के लिए नहीं आता। मोहन खाली गल्ला लेकर जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि सुमित्रा बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ी है। सुमित्रा का शरीर बिल्कुल आग की तरह भभक रहा था। ये देख मोहन काफी परेशान हो जाता है। हे भगवान, सुमित्रा क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हारी तबीयत अचानक ऐसे खराब कैसे हो गई? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी। तुम रुको, मैं जल्दी से डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। मोहन भागता हुआ पास के क्लिनिक पर जाता है और वहाँ से डॉक्टर को बुलाता है कि तभी घर आकर डॉक्टर सुमित्रा का चेकअप करता है और मोहन को पर्ची पर दवाई लिख कर देता है। देखिए, इन्हें गर्म लू लग गई है, इन्हें अभी कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं और साथ में ये ग्लूकोन डी भी। इन्हें रोज पानी में मिलाकर पिलाइएगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया वो दवाइयाँ कितना खर्च होगा इनका मिलाकर? ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए। अब जल्दी से दवाई ले आइए वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। गर्मी का मौसम है और उनके शरीर में पानी की कुछ ज्यादा ही कमी है। डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर साहब की बात सुन मोहन काफी परेशान होता है
क्योंकि मोहन के पास दवाई खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। आज उसके आलसपन की वजह से उसके पैसे भी चोरी हो गए थे। साथ ही साथ अब वो अपनी पत्नी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। तुम सही कहती थी, मुझे इतना आलसपन नहीं करना चाहिए था। अगर मैं मेहनत करता और नींबू पानी बेचता तो आज मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तुम्हारा इलाज करवा पाता। आखिरकार आपको ये समझ में तो आया कि आलस करना आपके लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। आप परेशान मत होइए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। सुमित्रा, तुम ऐसे ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें दवाई की सख्त जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, कहीं से भी मैं इन पैसों का इंतजाम करूंगा और तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी आलसपन नहीं करूंगा। रोज सुबह उठूंगा और शाम तक नींबू पानी बेचूंगा, खूब मेहनत करूंगा और पैसे कमा लूंगा और तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। आज मुझे मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी सीख मिली है। मोहन अपने आस पड़ोस के लोगों से कुछ पैसों की मदद मांगता है और सुमित्रा के लिए दवाई लेकर आता है। वहीं अब अगले दिन से मोहन सुबह उठते ही अपने नींबू पानी के ठेले को लेकर निकल जाता है और शाम तक लोगों को नींबू पानी बेचकर काफी पैसे कमाता है। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक नींबू पानी बेचकर मोहन काफी पैसे कमा लेता है, जिससे अब मोहन घर में जरूरत की सामान बहुत सी चीजें लेकर आता है। देखा, आलस ना करने का नतीजा। पहले हमारे पास गिनी चुनी 4 चीजें थी, लेकिन अब देखो जो भी जरूरत की चीज है सब मौजूद है हमारे घर में। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ न कुछ काम शुरू कर दूं। गर्मी में तो तुम नींबू पानी बेचकर काम चला लोगे, लेकिन ठंड में क्या करोगे? तो उसकी फिक्र मत करो, गर्मी में नींबू पानी बेचेंगे और ठंड में चाय बेचेंगे, दोनों मिलकर। मेरे पतिदेव तो काफी समझदार हो गए हैं। समझदार तो होना ही था ना, जिंदगी ने ऐसी ठोकरें जो मारी। मगर उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब ना होती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अपने पति की इतनी समझदारी वाली बातें सुन सुमित्रा काफी ज्यादा खुश होती है और अब सुमित्रा भी कभी कभी अपने पति के साथ नींबू पानी बेचने के लिए चली जाया करती थी। और इसी तरह अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और पैसे कमाकर एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।